साथ में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम ने एक लॉ दिया था जिसमें वो कहता है जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये उसका लॉ था विच इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने दो चीजें डिफाइन की हैं जी। एक की मैंने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और दूसरी मैंने बात की पॉइंट चार्जेस। ये इसके अंदर की टर्म्स हैं, हम देख लेते हैं जी कि क्या मतलब है ऐसा पॉइंट चार्जेस। बिकॉज कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है उसमें ये बात आती है कि कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। जब चार्जेस साइज में बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब देखें, डिपेंड्स को इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम ये बात जानते हैं कि जब हम दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज बॉडी है, ये Q2 चार्ज बॉडी है। आप जानते हैं वैसे तो जो बॉडी होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन अगर उस बॉडी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डाल दें रबिंग से या इंडक्शन से या कंडक्शन से, जो ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे, अगर आप इन बॉडीज को के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दें या इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज डिस्टेंस हम अस्यूम करेंगे सेंटर से, क्योंकि हम कहते हैं जी कि जो चार्ज है वो सारे का सारा सेंटर में कंसंट्रेट करता है। जैसे हम मैस की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मैस होता है, इस तरह चार्ज भी सेंटर में लोकेट करता है और सारे चार्ज इस बॉडी के ऊपर चार्ज की जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। यानी हर अगर इतने एरिया पे सर्टन चार्ज है, चार्ज की यूनिट चूंकि कूलम है, लेट्स सपोज 2 कूलम चार्ज है या 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो हर इतने एरिया के ऊपर 2 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे विच इज कॉल्ड आर। तो हम ये कहते हैं जी कि जब दो चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब लेके आओगे तो या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी अपनी तरफ खींचेंगे या रिपेल करेंगे। मतलब अगर वो सिमिलर अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। रीजन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। या अगर सेम होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे तो दोनों केसेस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान जाहिर है कि अगर ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स मौजूद है। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो फोर्स है जो कि Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने यहाँ पे जब बात की कि दोनों के दरमियान बेसिकली फोर्स की जो मौजूदगी है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो इस एक दूसरे के ऊपर है। जो कि आप जानते हैं फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करती है, फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करती है। यानी अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी यहाँ पे अप्लाई करें तो कर सकते हैं। चूंकि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, वो है जी F21, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, ठीक है, ये कितनी है F21। बल्कि हम इसको जो फोर्स यहाँ पे लग रही है तो इसको हम इस साइड पे लिखेंगे फोर्स बिकॉज ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, वो इतनी है। तो जाहिर है इसके रिएक्शन में जो फोर्स लगे वो कितनी होगी, -F12। नेगेटिव मैंने किस लिए लगाया कि उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऑपोजिट होगी। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ भी कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का रिएक्शन होता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो फोर्स एक्चुअली जो होती है वो एक ही होती है। जो मैंने यहाँ पे जिसका बता दिया कि फोर्स जो है वो बेसिकली एक ही है, लेकिन जो वो पेयर में एक्ट होती है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद है मैंने दूसरी बात की थी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या है जी कि हम सपोज करते हैं अगर जो चार्जेस का साइज है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर चार्जेस का साइज उनके दरमियान डिस्टेंस से कम है तो वो चार्जेस कहलाएंगे पॉइंट चार्जेस, अदरवाइज वो पॉइंट चार्जेस नहीं कहलाएंगे। और हमने बात की जो कूलम्स का लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, अब हम देखते हैं कि कूलम्स ने जो लॉ पेश किया था वो उसकी क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कूलम्स ने ये बात फाइंड आउट की कि अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये Q1 है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, इनके दरमियान सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने फिक्स रखा R, ठीक है। तो उसने देखा कि जब मैं उसने दोनों के दरमियान फोर्स फाइंड आउट की, उसने देखा जी अगर चार्जेस की क्वांटिटी यानी Q1 और Q2 को इंक्रीज कर दिया जाए या दोनों में से किसी एक को इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड इफ R इज कांस्टेंट, अगर R जो है वो कांस्टेंट रखा जाए। R को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो
किसी एक चार्ज को बढ़ाने से या दोनों चार्जेस को बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगी और कम करने से फोर्स कम होगी। मीन के क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। फिर सेकंड उसने ये ऑब्जर्व किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकंड उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम जो है वो चार्जेस जो है वो सेम कर लें, मीन कि इफ Q1 Q2 स्टेज कांस्टेंट, अगर Q1 Q2 स्टेज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, स्टेज कांस्टेंट, ठीक है, स्टेज कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, फोर्स जो है वो उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम इसको स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और ये अब्रप्टली होती है, क्या होती है, अब्रप्टली, यानी अगर देखें स्क्वायर टाइम है, मीन के स्लाइड से डिस्टेंस को डिक्रीज या इंक्रीज करने में फोर्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, काफी। इसलिए आप देखते हैं कि चार्ज को थोड़ा ज्यादा सा आगे ले जाओ, चार्ज ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, चार्ज को जरा सा आगे लेके जाओ, बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करना शुरू करता है, मीन के बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है, बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आप देख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जो उनका डिस्टेंस है उनके दरमियान, ठीक है। तो ये अब आप जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया जाए तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमने वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगर आप देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि ये जो कांस्टेंट है ये डेफिनेटली ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर जी, मीडियम के ऊपर। मीडियम से क्या मुराद है, जैसे हमने ये बात की थी जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि अगर दो मैसेज हैं उनके दरमियान कोई भी मीडियम हो, यानी पानी हो, हवा हो, यानी अगर ये मैस M1 है, ये मैस M2 है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सिर्फ एक ही नेचर की होती हैं। तो उनके दरमियान चाहे आप हवा रखें, पानी रखें, स्पेस रखें, वैक्यूम हो, ठीक है, किताब हो, लोहा हो, व्हाटएवर, उसमें उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीन के अगर वैक्यूम रखेंगे, अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होगी तो K की वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है, जो कि आप सीनियर क्लासेस में जाके इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे, तो 9 × 10⁹ अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप देखें आर स्क्वायर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का होगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 चूंकि डिवाइड हो रहे हैं तो एक चार्ज का यूनिट कूलम होता तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये तो होगा K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उस वक्त जब दोनों बॉडीज के दरमियान जो मीडियम है वो क्या होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है, मीडियम जो है वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। उस केस में जो है हम ये अस्यूम करते हैं जी कि K की जो वैल्यू है, ठीक है, वो SI यूनिट्स के अंदर वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।